गुड मॉर्निंग दोस्तों। वर्तमान में चल रहे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे क्वेश्चन का निपटारा आज करते हैं और वो सभी का कन्फ्यूजन पार्ट बना हुआ है। क्लास 8 से लेकर 9th के NCERT अनुसार जैसे जनन अभी वर्तमान में देखा जाए तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है 27 से लेकर अभी तक जनन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जनन और उसके बाद पढ़ेंगे एकलिंगीय, द्विलिंगीय, गर्भ निरोधक विधियाँ पढ़ेंगे, मानव जनन पढ़ेंगे, खंडन विखंडन, बीजाणु जनन, वनस्पति जनन, कायिक जनन, ये सभी फूल का जनन, ये सभी जितना भी है पार्ट ये इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो चलिए इस विस्तारित रूप से इसी को सभी पार्ट को अध्ययन करते हैं। जैसे में जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। जनन क्या है? तो जनन जीव द्वारा अपने समान एक नया जीव का उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक पाया जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन में या तो नर या तो मादा कोई एक ही जनन होंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है कि समानता पाया जाता है। जैसे देखिए इसमें नर और मादा युग्मक मिलकर एक संलयन कर युग्मनज बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, युग्मन बनाएंगे, उसके बाद उसका जनन होगा। अब इसमें एक खूबी है कि जैसे में लैंगिक जनन का मुख्य विशेषता है क्या कि इसमें दो मादा नर और मादा होंगे और निषेचन होगा। संतति में विविधता पाई जाएगी, इसके संतति में विविधता पाई जाएगी, यानी कहने का मतलब इसका जो संतान उत्पत्ति होगा उसमें विभिन्नता होगी। जस्ट माता पिता के जैसा ही संतान नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी विविधताएं पाई जाती है। लेकिन अलैंगिक जनन में देखा जाए तो विविधताएं नहीं पाई जाती, इसमें समानताएं पाई जाती है। और ये वर्तमान में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन में समानताएं और लैंगिक जनन में संतति में विविधताएं पाई जाती है। लेकिन और इसकी जो है जनन की प्रक्रिया धीमी होती है किसके अपेक्षा? तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा इसकी जनन की प्रक्रिया धीमी होती है, यानी कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया तेज और लैंगिक जनन की प्रक्रिया जनन की धीमी होती है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। पौधे में जनन। पौधा में जनन जैसे में फूल, तो फूल में जैसे में फूल, तो फूल का भाग देख लीजिए। ये जो फूल का जो ये डंठल है इसको बोलते हैं वृंत, इसको बोलते हैं पुष्पासन, लेकिन ये फूल का भाग नहीं है। और यहाँ पे जो ऐसे हरा पत्ता जो आता है, हरा टाइप का रहता है ऐसे भीगा हुआ, ये जो है तो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। यहाँ इस टाइप का रहेगा। चलिए किसी तरह समझ लेना है, फिगर कैसा भी बने। जैसे में देखिएगा ये जो है इसको बोलते हैं वृंत, इसको बोलते हैं पुष्पासन। इसको वृंत बोलेंगे, वृंत, और इसको बोलेंगे पुष्पासन, और इसे बोलेंगे पुष्पासन। ये वृंत हो गया, इसे ये जो गोल ये जो है पुष्पासन है, पुष्पासन। अब ये है से बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज है। ये क्या है? बाह्य दलपुंज। और जो ये कलर, जो फूल का जो रंग दिखता है, जो रंगीन अलग अलग फूल का रंग होता है, जो एक रंग होता है, तो यही जो है से दलपुंज है, दलपुंज है। अब यहाँ पे जो ये डंठल टाइप का है इसको बोलते हैं पुंकेसर, जो कि
नर जनन अंग है। पुंकेसर जो क्या है, तो नर जनन अंग है। ये क्या है, तो नर जनन अंग है। इसके 3 भाग होते हैं। जैसे में ये पुंकेसर हो गया, पूरा ये डंठल हो गया, सब पुंकेसर हो गया, और ये जो है ये गोल टाइप का, तो इसमें जो है, तो पुंकेसर में ये जो ये गोल है, ये इसको बोलते हैं पराग कोश। और इसमें जो होता है अंदर में जो पाया जाता है दाना दाना जैसा पराग कण पाए जाते हैं। तो 3 भाग हो गए नर जनन के। पुंकेसर हो गया, उसमें पराग कोश और पराग कण पाए जाते हैं। अब ये जो है से मादा भाग है, ये जो है मादा भाग है, तो इसमें भी 3 भाग पाए जाते हैं। यहाँ पे ये हो गया अंडाशय, ये हो गया वर्तिका, और ये जो हो गया ऊपर वाला ऐसे, ये हो गया वर्तिकाग्र हो गया। तो इसमें क्या होता है कि नर और मादा जनन अंग अलग नहीं, एक ही में पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं। यानी कि नर और मादा जनन अंग अलग अलग नहीं, एक ही फूल में पाए जाते हैं। नर जनन भाग और मादा जनन भाग किस में, तो फूल में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, तो लैंगिक जनन का अंग कौन कौन है, जैसे में इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, पौधा जब फूल है तो द्विलिंगीय हो गया। क्या हो गया, द्विलिंगीय। नर जनन भाग मादा जनन भाग दोनों एक ही में पाया जाता है, एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले भाग इसका जान लीजिए एक बार और। फूल के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, दल पुंज और पुंकेसर जो कि नर जनन भाग था, स्त्री केसर जो कि अंडाशय जो बीच वाला था, जो बीच वाला भाग था, ये इसी को बोलते हैं स्त्री केसर, मादा जनन भाग, और नर जनन भाग पुंकेसर, दल पुंज जो कलर वाला भाग था। नर जनन भाग में पराग कोश पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, डंठल टाइप का जो था, पराग कण होते हैं नर युग्मक में। ये चीज़ होते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मादा जनन अंग में वर्तिका, अंडाशय और बीजांड पाया जाता है, जो कि मादा युग्मक बनाते हैं। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट। एकलिंगीय एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एकलिंगीय क्या है, तो जिसमें नर या मादा में से एक कोई रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एकलिंगीय। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, एकलिंगीय एग्जाम में बहुत पूछता है, उदाहरण लिख देगा निम्नलिखित में से कौन एकलिंगीय है, और आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है पपीता, तरबूजा, ककड़ी, ये सब उदाहरण याद रखिएगा। ये क्या उदाहरण थे, एकलिंगीय का उदाहरण है, एकलिंगीय का उदाहरण है ये। अब चलिए आगे चलते हैं। एकलिंगीय का उदाहरण है। द्विलिंगीय भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो द्विलिंगीय में जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में होता है, जैसे फूल, तो द्विलिंगीय फूल था। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगीय है, एग्जाम में रहेगा फूल, पपीता, तो आपको फूल मारना हो, क्योंकि फूल क्या है, द्विलिंगीय है। नर जनन मादा जनन एक ही में पाए जाते हैं। अब जैसे में और एग्जाम्पल में याद कर लीजिए, सरसों, गुलहड़, मटर, ये क्या है, तो द्विलिंगीय है। परागकण का परिभाषा वही हो गया। परागकण क्या करता है, तो देखिए, पराग कोश से परागकण का वर्तिका तक पहुंचाना परागकण कहलाता है, परागन कहलाता है। आगे चलिए, परागन कहलाएगा। नेक्स्ट, परागन के प्रकार। परागन के प्रकार क्या होते हैं, तो स्वपरागन जो कि खुद एक ही फूल है तो उसी में अपने में ही जनन कर लेना, अपने से स्वपरागन, खुद से परागन करना है, दूसरे बगल के फूल से मतलब नहीं मदद लेना, तो यानी कि स्वपरागन हो गया। एक ही फूल में, एक ही पौधे का फूल में, जैसे मटर हो गया, ये क्या का उदाहरण है, तो स्वपरागन कह सकते हैं। पर परागन क्या है, तो पर परागन अलग अलग पौधे रहेंगे और उनको मिलने से जनन होगा। चलिए देखिए,
कीट ये सब है, सब वो लोग जनन करवाएंगे, ये तो पता ही है आप लोगों को। फूल एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर। अब देखिए पपीता हो गया। पपीता क्या हो गया? एक लिंगीय का उदाहरण है, याद रखना होगा। जितना भी एग्जाम्पल में अभी यहाँ पे है सभी याद रखना होगा। जैसे सरसों, गुलहड़, मटर, ये सब क्या है? तो द्विलिंगीय है। आगे चलते हैं। निषेचन, नर और मादा युग्मक के संलयन से को निषेचन कहते हैं। नर मादा युग्मक जब मिलता है उसको, जो मिलने का प्रक्रिया, मिलने के बाद निषेचन, मिलना निषेचन कहलाता है। परागनलिकाएं मिलते हैं, जिसमें उदाहरण में युग्मनज बनाते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, निषेचन के बाद परिवर्तन। युग्मनज जो है विकास करके क्या बना देता है? भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। बीजांड बीज में अंडाशय फल बना देता है। फूल का ही भाग फल बन जाता है, अंडाशय क्या बन जाता है? फल बन जाता है विकास करके। मनुष्य में लैंगिक जनन। नर जनन तंत्र, देखिए मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन में मनुष्य में के भाग को देखते हैं, मनुष्य में नर जनन भाग को देखते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन में नर जनन के भाग जैसे में भ्रूण, भ्रूण कहाँ बनते हैं? तो भ्रूण जैसे में देखिए भ्रूण हो गया, तो भ्रूण में ही शुक्राणु बनते हैं। भ्रूण में क्या बनते हैं? तो शुक्राणु बनते हैं। हार्मोन ये पुरुष भाग में पाए जाते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं। और मादा जनन के भाग पढ़ लेते हैं। मादा जनन में क्या क्या पाए जाते हैं? तो जैसे में देखिए मादा जनन में अंडाशय, अंडाणु, हार्मोन में क्या पाया जाता है? कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजन, ये हार्मोन याद रखिए जाएगा। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और महिला में एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए द्विलिंगीय सरसों, द्विलिंगीय फूल क्या है? सरसों हो गए। एकलिंगीय पपीता। और परागन से निषेचन नहीं होता है, निषेचन अब आगे देखिए बराबर नहीं होता है दोनों, निषेचन परागन। अब लैंगिक जनन विविधता। लैंगिक जनन में अभी जस्ट बताएं, लैंगिक जनन करेगा तो उसमें विविधता पाई जाएगी। लैंगिक जनन में क्या होता है? तो विविधता पाया जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या पाया जाता है? तो अलैंगिक जनन में समानताएं पाई जाती है, ज़्यादा समानताएं पाई जाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पपीता में, पपीता कैसा है? तो पपीता एक लिंगीय, सरसों द्विलिंगीय का उदाहरण है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें सभी को आप लोग को याद रखना होगा। लैंगिक जनन में नर मादा पाए जाते हैं फूल में, फूल जनन अंग। और एक लिंगीय पपीता होते हैं, द्विलिंगीय सरसों। और परागन निषेचन के बाद बीज वही फल बन जाता है। आगे देखिए वही चीज़ परिभाषा लिखा हुआ जो बताया ऊपर। अब यहाँ पे देखिए अलैंगिक के प्रकार में देखिए, जिस जनन में केवल एक जनन होता है तथा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, तो क्या कहलाते हैं? अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में ये अभी वर्तमान में हर शिफ्ट में पूछे जा रहा है क्वेश्चन। विभाजन, इसी को बोलते हैं खंडन भी बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक में, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ खंडन। तो खंडन और विखंडन। तो खंडन जो है, विभाजन जो है, खंडन जो है एक कोशिकीय में होता है, सिर्फ एक कोशिकीय में होगा। जबकि विखंडन जो है ये बहुकोशिकीय में होता है, बहुकोशिकीय में होता है। जैसे में एक खंड, विभाजन जो है, विभाजन को ही खंडन बोलते हैं। तो खंडन में अमीबा खंडन करता है। खंडन में क्या होता है? केंद्र से दो भाग में विभाजित होकर और जनन करते हैं। केंद्र दो भाग में विभाजित होता है, तो इससे खंडन में जैसे में आ जाएगा अमीबा। पैरामीशियम भी एक खंडन करता है। तो खंडन का ही भाग है द्विखंडन, यानी द्विखंडन करता है। एग्जाम में द्विखंडन भी लिख सकता है। तो खंडन का भाग है द्विखंडन, यानी कि अमीबा द्विखंडन करता है, पैरामीशियम द्विखंडन करता है, यूग्लिना भी द्विखंडन करता है। लेकिन यूग्लिना
तरंगधैर्य द्विखंडन करता है, लेकिन खंडन ही करता है। अगर खंडन रहेगा तो मेन खंडन तीनों के लिए शब्द सही है, लेकिन अलग अलग नाम भी एग्जाम में दे देते हैं कि यूग्लिना कौन सा जनन करता है, लेशमैनिया हो गया। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है, यूग्लिना तरंगधैर्य द्विखंडन करता है सभी बाकी, लेकिन इसमें खंडन जितना भी है एक कोशिकीय करते हैं और केंद्र से दो भाग में विभाजित होकर करते हैं। और बहुकोशिकीय विखंडन बहुकोशिकीय करते हैं। विखंडन पहले जानते हैं, विखंडन तो विखंडन बहुकोशिकीय में होता है, बहुकोशिकीय में होता है। चलिए स्पेस नहीं रह रहा है तो बहुकोशिकीय में रहता है। विखंडन क्या होता है तो बहुकोशिकीय में, विखंडन बहुकोशिकीय में कैसे होता है तो बड़ा जीव का भाग कट कर एक नया जीव का टुकड़ा ही, उसका बड़ा भाग का टुकड़ा ही एक नया जीव का निर्माण करता है। जैसे प्लेनेरिया क्या करता है तो प्लेनेरिया पुनर्जनन करता है। अब विखंडन में हो गया जैसे एग्जाम्पल में एक और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन करता है, बहुविखंडन करता है, लेकिन किसका भाग है, प्लाज्मोडियम भी खंडन का भाग है और एक कोशिकीय है। चलिए अब विखंडन में बहुकोशिकीय में करता है स्पाइरोगैरा, बहुकोशिकीय है, विखंडन करेगा, जितना भी होगा विखंडन बहुकोशिकीय करते हैं। कायिक जनन यानी कि डंठल से नया जीव का उत्पत्ति होता है, जैसे ऊख हो गया। अब बीजाणु जनन और वनस्पति जनन, सभी को एग्जाम्पल, राइजोबियम बीजाणु जनन कर देगा, वनस्पति जनन। अब सभी का एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। विभाजन केवल एक कोशिकीय में होता है। खंडन किसमें होता है तो खंडन सिर्फ एक कोशिकीय में होता है, एक जिसमें एक केंद्र का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव केंद्रक का विभाजन होकर नई कोशिकीय जीव बनाता है, यानी केंद्रक बढ़कर नई जीव बनाता है, उसे अलैंगिक जनन करते हैं। लेकिन एक कोशिका जीव में क्या होता है कि केंद्र का विभाजन होकर नया जनन करता है, ये पहले ही समझा चुके हैं आप लोग। अब देखिए विभाजन के प्रकार, खंडन, तो खंडन में देखिए वही खंडन फिजन हो गया, बाइनरी फिजन। अब देखिए खंडन, जब एक कोशिकीय जीव केंद्रक एक बार विभाजित होकर दो समान जीव बनाते हैं तो खंडन कहलाते हैं। पहले केंद्र का विभाजन, फिर क्या होता है तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है, दो समान जीव बनाते हैं, फिर इसके बाद केंद्र का विभाजन, फिर द्रव का विभाजन और दो समान जीव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा क्या करता है, अभी जस्ट ऊपर बताया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना क्या करता है तो खंडन करते हैं। और क्या करता है तो केंद्र से विभाजन होकर दो भाग में बंटकर जनन करते हैं। बहुखंडन में चलते हैं। बहुखंडन में क्या होता है, जैसे में देखिए परिभाषा भी समझ लीजिए, जब एक कोशिकीय जीव का केंद्रक कई बार विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाते हैं और बाद में अनेक नई कोशिकाएं बनाती है तो इसे क्या कहते हैं तो बहुखंडन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, प्रतिकूल, पहले विशेषता जान ली, प्रतिकूल परिस्थिति में एक से अनेक जीव, जैसे एनसीईआरटी का उदाहरण ये दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम क्या करता है तो बहुखंडन करता है। सॉरी इसमें हम गलत बोल दिए, खंडन नहीं, बहुखंडन ठीक है, विखंडन हम समझ रहे थे, ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे क्या आता है बहुखंडन क्या करता है प्लाज्मोडियम, लेकिन ये है किसका पार्ट, अभी जस्ट हम ऊपर में बताए थे खंडन का ही पार्ट है। अभी देखिए अमीबा था, पैरामीशियम था और फिर था यूग्लिना और प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम। लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है आप लोग के कि ये द्विखंडन करता है, ये भी द्विखंडन करता है, ये भी द्विखंडन करता है, यानी खंडन तो चारों करता है, लेकिन द्विखंडन 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 ये तरंगधर्य द्विखंडन करता है। ये भी बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि तरंग द्विखंडन द्विखंडन करता है, एक तरंगों के द्वारा तरंग द्विखंडन करता है। और प्लेनेरिया जो है बहुखंडन करता है, लेकिन ये चारों जो है खंडन का पार्ट है। आगे चलिए विखंडन पर चलते हैं। विखंडन, यह इसमें क्या होता है कि ये बहुकोशिकीय में होता है। अभी जस्ट पता है कि कोशिकीय में ये नहीं होगा। बहुखंडन जो है ये कोशिकीय में नहीं, किस में होता है तो बहुकोशिकीय में होगा। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, सबसे जरूरी क्या है, ये विभाजन नहीं होते हैं, केंद्र से विभाजन होकर नहीं पड़ते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी बहुकोशिकीय जीव टूटकर, यानी बहुकोशिकीय जीव है जो टूटकर बिखर कर एक प्रत्येक खंड जो है, जो बिखर कर जो प्रत्येक खंड टुकड़ा हुआ है, प्रत्येक खंड एक नया जीव बन जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, तो विखंडन कहलाते हैं। लेकिन वहाँ पे खंडन में कुछ और हो रहा था, वहाँ पे केंद्र का विभाजन हो रहा था, वहाँ एक कोशिकीय में सिर्फ होता है। इसमें ये क्या होता है विखंडन, तो ये बहुकोशिकीय में, इस बात को भी याद रखिएगा। जैसे में देखिए बहुकोशिकीय जीव शरीर के टुकड़ा होगा और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव का निर्माण करे। केंद्रक विभाजन मुख्य नहीं है, मुख्य भाग केंद्रक विभाजन इसमें नहीं है। स्पाइरोगाइरा उदाहरण बताए थे, ये पूछता है स्पाइरोगाइरा क्या करता है, तो खंडन नहीं मार दीजिएगा, ये खंडन के अंदर नहीं आएगा, ये हो जाएगा विखंडन। क्या करेगा तो विखंडन, विखंडन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। आगे चलिए, सबसे ज़रूरी बात ये है, अब आप लोग समझिए, इस सबसे ज़रूरी अंतर सभी को समझ ले। बिंदु खंडन, बहुखंडन और विखंडन, सभी का यहाँ पे पेज बट गया है। चलिए देखिए यहाँ पे जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव क्या करता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण के लिए केंद्रक विभाजन एक बार, कई बार, अब मुख्य नहीं है। बहुकोशिकीय जीव, इसमें ऊपर वाला रहता है कॉलम, तो अच्छा से आप लोगों को समझ में आता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे कॉल लाइनिंग से है। अब चलिए आगे चलते हैं, वही चीज़ है। अमीबा, अमीबा क्या करता है, अमीबा प्लाज्मोडियम। उदाहरण के तौर पर ये केंद्र, ये समझ लिए ऊपर कि अमीबा याद रखिएगा, अमीबा खंडन करता है, पैरामीशियम खंड, सॉरी पैरामीशियम, देखिए अमीबा, फिर से अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। ये क्या करता है, तो ये सभी जो है खंडन करता है, खंडन के अंदर आता है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं कायिक जनन। उदाहरण के कलिका जनन जानते हैं, कलिका यानी कि कलिका कहने का मतलब मुकुलन जनन, इसी को बोलते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा क्या करता है, मुकुलन। इसमें क्या होगा कि एक शरीर होगा, उसमें उसी में से एक अलग तरह से एक डंठल टाइप के बिगेगा और वही भाग आगे चलकर विकसित होकर एक नया जीव बनाकर अलग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं मुकुलन। तो मुकुलन किस में होता है ये पूछता है, तो हाइड्रा, हाइड्रा क्या करता है याद रखिएगा, मुकुलन करता है। ईस्ट भी क्या करता है, तो ईस्ट और हाइड्रा, हाइड्रा ये मुकुलन जनन करते हैं दोनों, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत। अब आगे आगे चलते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जैसे में राइजोपस हो गया, राइजोपस ब्रेड मोल्ड क्या करते हैं, तो बीजाणु जनन करते हैं, राइजोपस पूछे जाते हैं। वनस्पति जनन में जैसे उदाहरण में आलू हो गया, तना से जनन करते हैं, वनस्पति जनन हो गए। ब्रायोफाइलम पत्ती से जनन करते हैं, प्याज तना से जनन करता है। लैंगिक जनन, चलिए वही लैंगिक जनन ऊपर बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अब लैंगिक जनन का विस्तार से बताएंगे कि आगे में और बताएंगे विस्तार में
मादा जनन में कैसे जनन होता है, कहाँ पे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं भ्रूण का, ये सब प्रक्रियाएं पूरी अच्छी तरह से विस्तारित रूप से जानेंगे। चलिए आगे, लैंगिक जनन। दो जनक इसमें लैंगिक जनन में तो ऊपर देख लिए हैं, 2 जनक होते हैं और दोनों युग्मक बनाते हैं और इसमें विविधताएं पाई जाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य, जैसे मनुष्य हो गया, पौधा हो गया, ये सब लैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन की समानता देखिए, अलैंगिक जनन में समानता क्यों? एक जनन होता है, इस वजह से होता है। युग्मक नहीं बनाते हैं, अलैंगिक जनन युग्मक नहीं बनाते हैं। संतति जनक जैसी होती है, जैसे उसका संतान जो होगा, संतान जो उत्पन्न होगा वो अपने माता पिता तो इसमें नहीं होते, एक ही संतति होता है, उसी के जैसा होगा। अब उदाहरण तौर पर अब आगे चलते हैं। ये तो जान ही रहे, खंडन क्या, अमीबा क्या करता है, खंडन करता है। स्पाइरोगैरा क्या करता है, स्पाइरोगैरा को ध्यान रखिएगा। स्पाइरोगैरा एक उदाहरण है, इम्पोर्टेंट है। स्पाइरोगैरा ये क्या करता है, विखंडन करता है, एक बहुकोशिकीय जो है स्पाइरोगैरा। इसे कोलन भी कहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए। अमीबा में खंडन, अमीबा में क्या होता है, खंडन। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन। स्पाइरोगाइरा में क्या हुआ, विखंडन। लैंगिक जनन, एक ही चीज़ 2-3 बार हो गया। 2 जनन, नर और मादा युग्मक संलयन से बनाया है। गुण का मिश्रण होता है इसमें, नर मादा का दोनों का गुण का मिश्रण होगा। जैसे मनुष्य हो गया, उदाहरण में जान सकते हैं लैंगिक जनन में। पौधा, मटर, सरसों। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन में कोई उत्पत्ति संतति के समान होता है, वही चीज़ है। यानी कि अलैंगिक जो होगा उसमें समानता पाई जाती है, लेकिन लैंगिक में समानता नहीं पाई जाती, विविधता पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, पूरा मनुष्य में जनन की प्रक्रिया समझते हैं, यानी मनुष्य में पूरी जनन की प्रक्रिया समझते हैं। देखिए, यौनावस्था, जब यौनावस्था कब कहते हैं, जब लगभग 12 से 14 वर्ष के आयु को यौनावस्था कहते हैं। इस समय क्या होता है, तो हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। जैसे पुरुष में कौन सा हार्मोन सक्रिय होंगे, तो पुरुष में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। महिला में क्या पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। ये सब सक्रिय हो जाते हैं 12 से 14 वर्ष। आयु भी याद रखना होगा आप लोग को। तो ये परिवर्तन, पुरुष में क्या होगा परिवर्तन यौनावस्था में, तो दाढ़ी आ जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएंगे, दाढ़ी आ जाएंगे, शुक्राणु बनने लगेगा। महिला में स्तन का विकास होगा, मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। देखिए, मासिक धर्म क्या होता है, तो मासिक धर्म याद रखिएगा कि मासिक धर्म जब महिला या जो मंथली आता है, इसमें क्या होगा कि जब संलयन नहीं करेगा, किसी के साथ संभोग नहीं करेगी, तो उस स्थिति में मासिक धर्म उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है कि टूट टूट कर वो निकलता है। अगर संलयन हो गया तो वही जो है से भ्रूण का विकास फिर कर देता है, और ऐसे फिर वो गंदगी के रूप में बाहर निकल जाता है योनि से। यौनावस्था में जनन के अंग का परिपक्व होना, यौनावस्था में जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं। युग्मक निर्माण पुरुष में, देखिए युग्मक निर्माण पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं। पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, कहाँ बनते हैं, तो ब्रेस्ट में बनते हैं, लाखों की संख्या में बनते हैं। इम्पोर्टेंट है, लाखों की संख्या में ब्रेस्ट में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कैसा होता है, पूंछ वाला गतिशील, ये भी याद रखिएगा। कैसा होता है शुक्राणु, तो पूंछ वाला और गतिशील होता है। महिला में अंडाणु होता है। महिला में क्या होता है, अंडाणु हर महीने एक अंडाणु का निकलता है। हर महीने क्या करता है, एक अंडाणु निकलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक से क्या निकलते हैं, अंडाणु होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, संभोग पुरुष का वीर्य योनि में प्रवेश करना। संभोग यानी पुरुष का वीर्य जो है जब योनि में प्रवेश करेगा, अब वीर्य में लाखों शुक्राणु होते हैं। वीर्य में क्या होता है, लाखों शुक्राणु होते हैं।
कहाँ प्रवेश करते हैं पहले वीर्य, तो यहाँ योनि में प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद देखिए निषेचन। निषेचन में क्या होगा, स्थान अंडाशय नली, इसी को बोलते हैं फलोपियन ट्यूब भी याद रखिएगा, फलोपियन ट्यूब भी दे देता है, यानी अंडाशय नली में निषेचन होगा, फलोपियन ट्यूब में निषेचन होगा। एक शुक्राणु एक अंडाणु दोनों मिलकर जाइगोट युग्मनज बनाएंगे। ये याद रखिएगा। निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाशय में यानी फलोपियन ट्यूब में। भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण में क्या होता है, युग्मनज बार बार विभाजन होते हैं। युग्मनज जो है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, तो युग्मनज जो है बार बार विभाजन होकर, जैसे हम लोग का शरीर विभाजित होकर इतना बड़ा हुआ है, तो हम लोग उसका शरीर में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि यहाँ पे तो होगा समसूत्री भ्रूण का विकास है, लेकिन जब दोनों संलयन हुआ था वहाँ पे कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। भ्रूण का गर्भाशय में दीवार को चिपक जाते हैं। भ्रूण क्या करते हैं, तो भ्रूण गर्भाशय के दीवार से चिपक जाते हैं। अब देख इसमें इसको क्या बोलते हैं, चिपकना को आरोपण बोलते हैं। भ्रूण का विकास गर्भावस्था में अवधि लगभग 9 महीने में शिशु यानी भ्रूण जो है शिशु बन जाता है। नाल यानी कि माँ भ्रूण को बीच, देखिए ये नाल जो है माँ और भ्रूण के बीच में सेतु का काम करता है। प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, जो कि पोषक तत्व या जो भी भोजन है, ऑक्सीजन है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये सब काम करता है, नाल काम करता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ता है। प्लेसेंटा क्या है, तो यह जो है भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ सभी को नालने में भी मदद करता है। कारण क्या है, जिसकी प्लेसेंटा किसको कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो नाड़ी जो बोलते हैं गांव देहात में, उसे नाड़ी बोलते हैं, जो काट दिया जाता है जन्म के बाद, वही नाड़ी को प्लेसेंटा बोला गया। उससे ऑक्सीजन, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ सभी जो है से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, यानी कि ये मदद करता है बच्चे के। अब आगे पोषक तत्व तो मिलते हैं उससे, प्लेसेंटा से। अब आगे देखिए प्रसव। प्रसव क्या है, तो इन 9 महीना बाद जो शिशु योनि के रास्ते से जो बाहर आता है, इसी को प्रसव कहते हैं। अगर निषेचन ना हो, देखिए जो चीज़ हम ऊपर समझाए वही चीज़ है। अगर निषेचन ना हो तो अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। निषेचन अगर तैयार है, मादा जननांग तैयार है और निषेचन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि निषेचन नहीं होने पर गर्भ का परत टूटती है और वही जो है गंदगी के रूप में बाहर निकलता है, जिसको मासिक धर्म कहते हैं। अगर नहीं निषेचन हो जाता तो वही जो है बच्चा का निर्माण में उसका मदद करता, वो आगे काम करता, वो बाहर नहीं आता। मासिक धर्म क्यों होता है, तो निषेचन ना होने के कारण। यौनावस्था में क्या होता है, तो हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। यौनावस्था में क्या होता है, हार्मोन इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर। शुक्राणु वृषण से निकलते हैं, अंडाणु अंडाशय से निकलते हैं। निषेचन अंडाशय नली में, यानी कहने का मतलब फलोपियन ट्यूब में होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। पोषक प्लेसेंटा से मिलता है। पोषक तत्व कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से। प्रसव योनि से निकलते हैं। प्रसव जो बच्चा का 9 महीने के बाद जो जन्म होगा वो तो योनि से होते हैं। निषेचन ना होना, मानसिक धर्म। निषेचन नहीं होने के कारण क्या होता है, मानसिक धर्म उत्पन्न होता है, गंदगी बाहर निकलता है। मासिक धर्म क्यों आता है, तो निषेचन ना होने के कारण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मासिक धर्म क्यों बाहर निकलता है, रक्त और गर्भ की परत टूटकर निकल जाती है। मासिक धर्म कितने दिन तक चलता है, तो 3 से 5 दिन तक औसतन। मासिक धर्म कब शुरू होता है, तो यौनावस्था में 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। मासिक धर्म कब बंद हो जाता है, तो रजोनिवृत्ति में। अब आगे चलते हैं। पुरुष युग्मक क्या है, तो शुक्राणु। महिला युग्मक किसको बोलेंगे, तो अंडाणु को बोलेंगे। निषेचन का सही स्थान क्या है, अंडाशय नली यानी कि फलोपियन ट्यूब में निषेचन होगा। युग्मनज किससे बनता है, तो युग्मनज किससे बनता है, तो एक शुक्राणु एक अंडाणु मिलकर दोनों युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। भ्रूण कहाँ विकास होता है, गर्भाशय में।
भ्रूण कहाँ विकास होगा? गर्भाशय के अंदर। जो गर्भाशय होता है तो गर्भाशय के अंदर ही विकास होता है भ्रूण का। माँ और भ्रूण में जोड़ने वाले अंग कौन से हैं? तो प्लेसेंटा है, जिसको नाड़ी बोलते हैं, जिसको जन्म लेने के बाद काट दिया जाता है। पोषक तत्व तो वैसे उसी से मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष और महिला कौन सा है? देखिए पुरुष हार्मोन कौन से हैं? तो इसमें टेस्टोस्टेरोन पुरुष है, जबकि एस्ट्रोजन का क्या हो जाएगा? तो महिला हार्मोन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन भी महिला हार्मोन हो जाएंगे। महिलाएं हार्मोन क्या है? यहाँ आ ही गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मासिक धर्म क्यों होता है? तो मासिक धर्म निषेचन ना होने के कारण होता है। प्रसव समय शिशु किस मार्ग से बाहर निकलता है? तो योनि से बाहर निकलता है। अमीबा में खंडन। देखिए अमीबा में क्या होता है? वही चीज़ एक बार यहाँ आ गया है। अमीबा में खंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, स्पाइरोगैरा में विखंडन। ये सभी क्या है? तो खंडन के पाठ है, खंडन के पाठ है। ये एक सिर्फ है विखंडन। विखंडन बहुकोशिकीय में होता है, खंडन एक कोशिकीय में होता है। चलिए वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है। योनि फिर गर्भगृह होता है, गर्भाशय होता है जहाँ पे बच्चा का विकास होता है। यहाँ पे अंडाशय नली है, अंडाशय यहाँ अंडाशय बनता है, ओवरी में अंडाशय बनते हैं। आगे चलिए, अंग और उनके कार्य। अंडाणु बनता, अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु बनता है। हार्मोन कौन स्रावित है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यह है महिला हार्मोन है, यानी कि मादा हार्मोन है, सॉरी मादा हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन। अंडाशय नली फैलोपियन ट्यूब। अंडाणु क्या करता है? तो अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब। अंडाणु कहाँ तक ले जाता है? गर्भाशय तक ले जाता है। निषेचन का स्थान, निषेचन का स्थान है यही कि यह है जो है निषेचन का स्थान है। अंडाशय नली फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। और क्या करता था? अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है। गर्भाशय, भ्रूण का विकास, मासिक धर्म यहीं पे होता है। गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, बच्चा का विकास होता है, यानी मासिक धर्म यहीं होता है। योनि वीर्य ग्रहण और प्रसन मार्ग कौन है? यानी प्रसन बच्चा का जन्म और वीर्य का प्रवेश दोनों योनि में होता है। अंडाशय नली का दूसरा नाम क्या है? अंडाशय नली का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाशय का निर्माण किस अंग में होता है? अंडाशय का निर्माण अंडाशय में होगा। अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? सॉरी अंडाशय में होगा। भ्रूण का विकास कहाँ होगा? तो भ्रूण का विकास होगा गर्भाशय में। मासिक धर्म किस अंग से संबंधित है? तो गर्भाशय से संबंधित है। गर्भाशय टूटकर बाहर निकलने लगता है जब निषेचन नहीं होता है तब। महिला हार्मोन कौन से हैं? तो महिला हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं। प्रसव समय में किस शिशु को मार्ग बाहर निकाला जाता है? तो योनि से बाहर निकलते हैं। गर्भाशय की विधियाँ, गर्भ निरोधक विधियाँ आप जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता। देखिए गर्भाशय निरोधन की विधि, अगर गर्भाशय क्यों जरूरी है? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता। यहाँ पे दाब बढ़ रहा है, संसाधनों का दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। माँ और बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है जन्म से बहुत। जीवन स्तर भी सुधरेगा। कम दो बच्चे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि उनमें क्या होगा? जीवन का स्तर भी सुधरेगा और माँ बच्चा का स्वास्थ्य भी रहेंगे। इसलिए गर्भाशय निरोध विधियाँ उपयोग आवश्यक है। आगे चलिए, इसमें क्या है? गर्भ निरोधक की परिभाषा। गर्भ निरोधक रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ निम्नलिखित हैं और वही विधि पूछी जाती है, याद रखिएगा। जैसे आंतरिक विधि दे देगा निम्नलिखित में से कौन आंतरिक विधि है? तो यहाँ याद रखिएगा कि शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोकता है वो। जैसे में इसमें क्या हो जाएगा? निरोधक के रूप में पुरुष और महिला के रूप में प्रयोग होता है। डायफ्राम हो गया और साइकल कैप,
या कोंडोम भी इसमें आ जाता है। यांत्रिक विधियां हैं, ये सब क्या है, यांत्रिक विधियां हैं। डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, ये भी याद रखिएगा। एक ही विधि जो HIV और STD से बचावा करती है। रासायनिक विधियाँ, देखिए यांत्रिक विधियाँ में हो गया डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या कंडोम भी बोल सकते हैं, ये सब यांत्रिक विधियाँ हैं। आगे चलिए, रासायनिक विधियाँ, तो शुक्राणुओं का नष्ट होना, उदाहरण में झाग। इस रासायनिक विधियाँ में क्या रासायनिक का प्रयोग किया जाता है तो इसमें शुक्राणुओं का नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए झाग, जेली, फेम का प्रयोग किया जाता है सब। एक और गर्भनिरोधक विधियाँ दो देख लिए, यांत्रिक और रासायनिक विधियाँ देखें। अब देखिए बैरन मेथड का प्रयोग यहाँ पे देखिए, बैरियर मेथड के साथ प्रयोग किया जाता है इसमें। जो रासायनिक विधियाँ ये बोल रहे हैं, प्रयोग कैसे में किया जाता है तो बैरन मेथड के साथ किया जाता है। हार्मोनिल विधियाँ, इसमें क्या होता है, उत्सर्जन को रोकता है। ये क्या होता है, हार्मोनल विधियाँ, तो उत्सर्जन को ही रोकता है, अंडोत्सर्जन जो होगा उसको रोकेगा, हार्मोनल का संतुलन बनाता है। उदाहरण के गर्भनिरोधक गोलियाँ, जैसे में देखिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियाँ क्या है तो हार्मोनल इंजेक्शन। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर की सलाह पर ये करना है, क्योंकि इसमें खतरा है, क्योंकि हार्मोनल विधियाँ है तो हार्मोन की अगर बार बार प्रयोग करने से कुछ शरीर में परिवर्तित हो सकती है और बांझपन भी आ सकता है। अब देखिए अंतर्गर्भाशय यात्री, इसमें क्या होता है, अंतर्गर्भाशय यंत्र में जैसे में गर्भाशय में लगाए जाने वाला उपकरण इसमें प्रयोग होता है, यानी गर्भाशय में अंत्यारोपण करते हैं, अंतर्गर्भाशय यंत्र है ये, अंदर में प्रत्यारोपण करते हैं इसमें, जैसे कॉपर टी लगाते हैं। कार्यालय का कार्य इसका क्या है तो कार्य है शुक्राणु सक्रिय क्रियाशीलता को घटाता है, शुक्राणु जो है उसका क्रियाशीलता को घटाएगा ये कॉपर टी। शुक्राणु का आरोपण को रोकता है, शुक्राणु के आरोपण क्या करता है तो रोकता है कॉपर टी। चलिए 4 विधियाँ जान गए। 5वां शल्य क्रिया विधि, देखिए शल्य क्रिया विधि, अस्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ। एग्जाम्पल में पूछे गए क्वेश्चन नीचे में करा देंगे, जिससे कि कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अस्थायी गर्भ निरोधन विधि, देखिए शल्य क्रिया विधि में अस्थायी गर्भ निरोधक विधि, जैसे में अस्थायी गर्भ निरोधक विधि पुरुष में भी होता है और पुरुष और मादा दोनों में होते हैं। जैसे में पुरुष में होगा ना उसको बोलते हैं वासेक्टोमी कहेंगे, जब पुरुष में शुक्राणु को काट कर बांध दिया जाता है, जो शुक्राणु का जो पुरुष में होता है उसको काट कर बांध दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। और ट्यूबोक्टोमी कब कहेंगे तो जब महिला के अंडाणु को काट कर बांध दिया जाएगा। महिला के अंडाणु को जो है डिम्बवाहिनी है, डिम्बवाहिनी जो था तो फलोपियन ट्यूब, तो उसको अंडवाहिनी यानी फलोपियन ट्यूब जो था उसको काट कर बांध दिया जाएगा। अब देखिए वापस, हाँ लेकिन याद रखिएगा एक कैसी विधि है तो ये एक अस्थायी विधि भी है, अस्थायी है, ये अस्थायी विधि है, अस्थायी नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछता है यार कैसे विधि है तो अस्थायी विधि है। इसके करने के बाद फिर और कुछ ही, ये पूरी तरह से सभी दिन के लिए बंद हो जाएगा, वापस सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। देखिए रेलवे ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है, HIV की सुरक्षा के लिए केवल कौन सी जरूरी है, इम्पोर्टेंट कोंडम। ये क्या विरोध करता है, ये जो है गर्भाशय में ये जो है प्रवेश करने से शुक्राणु को रोकता है, क्या करता है तो कोंडम। अब ई में ये कॉपर टी का प्रयोग करते हैं, IUCD में क्या करते हैं कॉपर टी का प्रयोग करते हैं, और अंडोत्सर्जन में को रोकता है। ये अंडोत्सर्जन को अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अंडोत्सर्जन में जो अंडोत्सर्जन हो रहा है उसी को रोक देना है, तो इसमें हार्मोनल विधियाँ का प्रयोग करेंगे, गोलियाँ ये सब। लेकिन ये खतरनाक है, इससे क्या होता है बार बार प्रयोग करने से बांझपन का गुण भी आ सकता है। लाइकेन याद रखने के ट्रिक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन जो है लाइन जितना भी है याद रखने का ट्रिक है। बैरियर रक्त क्या है देखिए
रास्ता बंद करना है। बैरियर विधि में क्या होता है, तो बैरियर विधि में रास्ता को ही बंद कर दिया जाता है, जैसे कि शुक्राणु प्रवेश ना कर सके, वो रास्ता को रोक दिया जाता है। और केमिकल में क्या होता है कि शुक्राणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। हार्मोनल विधि में, तो हार्मोनल विधि में हो गया कि विकास को ही नष्ट कर देते हैं, उसका जो अनुसंधान अवयव जो गर्भाशय विधि के यंत्र में प्रयोग करते हैं, इसमें आईसीडीए में क्या करते हैं, गर्भाशय यंत्र में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे सर्जरी विधि हमेशा के लिए बंद, ये जो प्राकृतिक रूप अस्थायी रूप से कर देते हैं इसको। ये अंडोत्सर्जन को रोकने वाली गर्भ निरोधक विधियाँ कौन सी है, तो अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए गर्भ निरोधक विधियाँ हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ, जिसमें अंडा को निर्माण से ही रोक देना है। तो अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए कौन विधि का प्रयोग होता है, तो गर्भ निरोधक गोलियाँ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या है, HIV एड्स सुरक्षा देने के लिए गर्भ निरोधक विधि कौन सी है, तो कॉन्डोम है। यानी कि HIV रोग किसी में संक्रमणित है तो उसको रोकने के लिए, और उससे संलयन कर रहा है, संभोग कर रहा है व्यक्ति, तो उसको रोकने के लिए यह उपयुक्त है। अब देख अंडोत्सर्जन रोकने की विधि क्या है, तो गर्भ निरोधी गोली, अंडोत्सर्जन, वही क्वेश्चन हो गया सेम। अब देखिए कॉपर टी किस श्रेणी के गर्भ निरोधक विधियाँ हैं, तो कॉपर टी जो है से यानी कि ये अंदर की ओर प्रत्यारोपण किया जाता है इसमें कॉपर टी को। अस्थायी गर्भ निरोधक विधि क्या है, तो अस्थायी गर्भ निरोधक में इसमें क्या होता है कि वासेक्टोमी जो कि पुरुष में होता है, ट्यूबोक्टोमी फॉलोपियन ट्यूब से याद रख लीजिए, ट्यूबोक्टोमी जो कि महिलाओं में होता है अस्थायी रूप से। पुरुष में जानने वाले नसबंदी को कहलाते हैं, तो पुरुष में जानने वाले नसबंदी को बोलते हैं वासेक्टोमी। महिला में नसबंदी करने वाले को क्या बोलते हैं, काट कर बांधने के लिए, तो इसको बोलते हैं यहाँ अंडवाहिनी यानी कि ट्यूबोक्टोमी। अब यहाँ पे शुक्राणु को नष्ट करने वाली विधि को कहलाती है, तो शुक्राणु को नष्ट करने वाली विधि रसायन कहलाती है। शुक्राणु को जो नष्ट करते हैं वो रसायन विधि कहलाते हैं। डायफ्राम किस प्रकार के विधि का उदाहरण है, तो डायफ्राम जो है से डायफ्राम जो है से यांत्रिक विधि का उदाहरण है। डायफ्राम कॉन्डोम हम अभी जस्ट ऊपर में बोले थे, ये सब क्या है, तो यांत्रिक विधि का उदाहरण है। अति लघु प्रश्न में इसमें देखिए गर्भ निरोधक विधियाँ का परिभाषा लिखिए, तो गर्भ निरोधक रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को गर्भ निरोधक विधियाँ कहते हैं। आगे देखिए IUCD का पूरा नाम क्या है, तो इंटर यूटेरियन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाला IUCD कौन सी है, IUCD कौन सी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर टी में प्रयोग किया जाता है। यानी अंदर प्रत्यारोपण के रूप में कॉपर टी का आंतरिक प्रत्यारोपण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में, जैसे में देखिए कंडोम की 2 लाभ, गर्भधारण रोकता है पहला, दूसरा HIV और STD से सुरक्षा रखता है, होने नहीं देता है HIV से रोग। हार्मोनल विधियाँ कैसी कार्य करती है, तो हार्मोनल विधियाँ हार्मोन को संतुलित बदलकर अंडोत्सर्जन को रोकती है, तो जिसे कुछ कहता है गर्भधारण विधि नहीं करती है। यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन क्या था, तो हार्मोनल विधियाँ कैसी कार्य करती है, क्वेश्चन नहीं ध्यान दे, हार्मोनल विधियाँ कैसी कार्य करती है, तो हार्मोनल विधियाँ हार्मोन को संतुलित बदलकर अंडोत्सर्जन को रोकती है, जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। फिर वेसेक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी, तो वेसेक्टोमी पुरुष में होता है, ट्यूबोक्टोमी महिला में होता है। तो देखिए वेसेक्टोमी पुरुष में होगा, पुरुष नसबंदी कहलाता है, शुक्राणु को काट कर बांध दिया जाता है। ट्यूबोक्टोमी महिलाओं नसबंदी कहलाता है, इसमें अंडाणु को काट कर बांध दिया जाता है। अब चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण के प्रकार। पोषण चार प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, जैसे में देखिए स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, सहजीवी। जैसे में देखिए स्वपोषी में क्या है,
तो स्वपोषी से बोलते हैं जो कि खुद अपने से भोजन बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता। जैसे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद भोजन बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में और ग्लूकोज और एटीपी के रूप में ऊर्जा अपना खुद प्राप्त करते हैं। ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते, ये स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधा में शैवाल में ये सब क्या होता है, हरे पौधा और शैवाल स्वपोषी करते हैं, शैवाल भी स्वपोषी करते हैं। मृत जीव पोषी, इसमें क्या होगा, तो जो जीव मृत गले सड़े पदार्थ होगा उससे भोजन प्राप्त करेगा। जैसे में ब्रेड मोल्ड हो गया, ब्रेड मोल्ड और मशरूम हो गया। तो ब्रेड मोल्ड में और मशरूम में मृत जीवी है। मशरूम देखते होंगे कि गंदगी चीज़ पर उगता है, गोबर या किसी जहाँ पे गंदगी है ज़्यादा मशरूम उगते हैं, तो मृत जीवी है। परजीवी, परजीवी में क्या है, तो जो जीव दूसरे जीव के भोजन लेता है, पोषक को हानि पहुंचाता है, ये परजीवी कहलाता है। परजीवी होता है किसी के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये ढील जो माथे में हो जाते हैं तो भी शरीर पर माथा पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। और जबकि अगर बोला जाए होता है एक शरीर के आंतरिक रूप से भी रहकर भोजन प्राप्त करते हैं या शरीर के बाहरी रूप से जो पोषक होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं या रोगी भी बना सकते हैं ये परजीवी। तो इसमें क्या होता है कि या तो शरीर पर रह के या तो आंतरिक रूप से, आंतरिक के रूप में फीता कृमि जो है ना, फीता कृमि, ये फीता कृमि, तो फीता कृमि आंत में पाया जाता है, आंत में होता है, जो आंतरिक रूप से मनुष्य को कमज़ोर करता है और उसको पोषक तत्वों को वो ग्रहण कर लेता है, जिससे कि वो कमज़ोर भी हो सकते हैं और रोग भी हो सकते हैं उसको। जैसे में भोजन जो भी पोषक तत्व आएंगे तो ये पहले ग्रहण कर लेगा फीता कृमि। अब अमरबेल क्या होता है, तो फीता कृमि परजीवी है, उदाहरण याद रखिएगा। अमरबेल भी परजीवी है। जूं 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 जो ढील जो बोल रहा था, जिसको ढील बोलते हैं, जूं जूं गाँव देहात में ढील हो रहा था, यानी कि जूं जो है ये भी एक परजीवी है, शरीर पर रह कर भोजन करता है। अमरबेल, तो अमरबेल एक पौधा है लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। ये क्या करता है, तो किसी अन्य पौधे पर रहकर और अपना भोजन प्राप्त करता है। सहजीवी, सहजीवी में क्या होता है, तो दो भिन्न भिन्न जीव साथ रहकर एक दूसरे के लाभ उठाते हैं, यानी कि जो दो जीव हैं तो एक इससे अपना लाभ उठा रहे हैं, एक दूसरे पर मतलब आश्रित एक दूसरे को भोजन देते हैं, जिसको सहजीवी कहते हैं। जैसे सहजीवी में उदाहरण में देखिए, आप सहजीवी में कर सकते हैं लाइकेन जो है, लाइकेन शैवाल, वो सहजीवी का काम को सहजीवी की तरह भोजन प्राप्त करते हैं। तो दो जीव साथ रहते हैं और दोनों लाभ प्राप्त करते हैं। लाइकेन हो गया जैसे शैवाल और फफूंद ना, और जैसे में राइजोबियम हो गया, दलहन पौधे, राइजोबियम और दलहन पौधे एक दूसरे पर भोजन प्राप्त करते हैं। और देखिए परजीवी, परजीवी में क्या अभी जस्ट हम बताएं, परजीवी होस्ट नुकसान पहुंचाते हैं, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस पर रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सहजीवी दोनों को लाभ देते हैं। स्वपोषी खुद भोजन बनाते हैं, किसी अन्य पर आश्रित नहीं होते। मृतजीवी मृत पादप भोजन से प्राप्त करते हैं। ऐसे परपोषी के अंदर हम लोग भी आएंगे। परपोषी का ही सब भाग है, ये नीचे वाला जो है से। अब आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। अमरबेल क्या है, अमरबेल परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा है जो कि अन्य पौधे पर आश्रित रहता है। इसका पोषण परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। अमरबेल इम्पोर्टेंट है। फीता कृमि मनुष्य के हाथ में पाया जाता है, वो भी एक परजीवी है लेकिन आंतरिक रूप से भोजन प्राप्त करता है रहकर। अब यहाँ पे देखिए फेफड़ा में संरचना के कार्य देख लेते हैं। फेफड़ा में क्या होता है, श्वसन। फेफड़ा में श्वसन में जैसे फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। तो प्रत्येक फेफड़ा में छोटे छोटे वायु थैली होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, तो वायु थैलियाँ होते हैं, छोटे छोटे वायु थैलियाँ होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, तो वायु थैलियाँ ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं।
ये फेफड़ा के पास। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है ना कि श्वसन तंत्र में क्या है। अब यहाँ आगे नेक्स्ट देखते हैं श्वसन तंत्र के एक भाग। तो नाक के बाद कंठ आते हैं, कंठ के बाद श्वास नली, ब्रोंकाइल्स फेफड़ा, छाती की गति से श्वसन की दर करते हैं, श्वसन की दर में मदद होती है। एल्वियली में क्या होता है? रक्त और हवा बीच में गैस आदान प्रदान होता है। और ये हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये तो जानते होंगे कि हृदय में 4 वो चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो ऊपर जो होते हैं, ऊपर जो होंगे 2 जो ऊपर होंगे, तो ऊपर में जो होगा तो आलिंद होगा। ऊपर में 2 को आलिंद होते हैं, आलिंद सॉरी 2 ऊपर में क्या होंगे? आलिंद हो गए। हाँ, एक हो जाएगा दायां आलिंद, एक हो जाएगा बायां आलिंद। और नीचे में क्या हो जाएंगे? तो निलय हो जाएंगे। एक हो जाएगा दायां निलय और एक हो जाएगा बायां निलय। लेकिन याद रखिएगा दायां है तो दायां तो सीधा हाथ होता है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त याद रखिएगा कि दायां है तो उल्टा हो गया। यानी कि दायां आलिंद दायां निलय में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय में अशुद्ध, दायां हो गया, फिर बायां आलिंद बायां निलय में शुद्ध रक्त होगा। क्या होता है कि पहले नंबर इसमें ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड आएगा। तो दायां अशुद्ध ब्लड शरीर से आया, कहाँ आएगा पहले? तो दायां आलिंद में आएगा। अब इसके बाद यहाँ से आने के बाद ये नीचे में जाएगा निलय, कहाँ? तो दायां निलय में अशुद्ध रक्त है, शरीर से आ रहा है, दायां निलय में जाएगा। और दायां निलय से फिर ये कहाँ जाएगा? दायां निलय से डायरेक्ट जो है से फेफड़ा में जाएगा। फुफ्फुस धमनियाँ ले जाएंगे इसको। फुफ्फुस अशुद्ध रक्त है, फुफ्फुस धमनियाँ ले जाएंगे, फुफ्फुस धमनियाँ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? फेफड़ा में ले जाएंगे। और जब फेफड़ा में जाएगा तो वहाँ से शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने के बाद वहाँ से फुफ्फुस शिरा जो है उसको लेकर आएंगे। दायां में तो अशुद्ध था, अब शुद्ध हो गया है, तब बायां में आएगा, यानी कि बायां आलिंद में बायां आलिंद में आएगा। और जब बायां आलिंद में आएगा तो इसके बाद क्या होगा कि आलिंद के बाद नीचे आएगा बायां निलय में। और जब ये पंप करेगा तो इसके बाद ये चल जाएगा महाशिरा के थ्रू पूरा शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितने कोष्ठक होते हैं। तो 4 कोष्ठक होते हैं। वलय रक्त की एक तरफा गति करता है। वलय क्या करता है? वलय जो वहाँ पे होता है, दायां निलय दायां आलिंद ऊपर नीचे होता है, वहाँ पे एक वलय होता है जो कि ब्लड आ जाता है तो फिर वो बंद हो जाता है, एक दिशीय वो गति कराने में जिम्मेवार होता है। तो वही चीज़ का है यहाँ पे कि वलय जो है रक्त को एक तरफा गति कराते हैं। धमनियाँ क्या करते हैं? तो रक्त को बाहर ले जाते हैं। धमनियाँ क्या करते हैं? तो रक्त को बाहर ले जाते हैं। शिराएँ क्या करते हैं? रक्त को वापस लाते हैं। धमनियाँ रक्त को बाहर लेते हैं और शिराएँ रक्त को वापस लाते हैं फेफड़ा में। अब रक्त का परिसंचरण, शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का पहुंचाना। रक्त का काम रहता है तो शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना रक्त का काम है। याद रखिएगा इसको, शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना। इसमें ये भी याद रखिएगा दायां आलिंद आवश्यक नसों में रक्त आता है। अब बायां भाग में ऑक्सीजन युक्त आता है। अशुद्ध बायां भाग में ऑक्सीजन युक्त होता है, दायां भाग में नसों में से रक्त आता है। दायां भाग से नसों आता है वहाँ पे। अब बायां भाग में ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें शामिल होते हैं, बायां में शुद्ध होता है वहाँ पे। रहित बोलेगा ऑक्सीजन रहित, तो यानी सोचिएगा ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अशुद्ध रक्त, वो एनसीईआरटी लैंग्वेज है। अब देखिए मानव हृदय 2 परिसंचरण तंत्र होते हैं।
माना हृदय में हट में 2%, एक रक्त है तो रक्त के घटक कौन कौन है, तो देखिए रक्त में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लेटलेट्स, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन जो है से ऑक्सीजन को ले जाएगा, कौन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन का रक्त आरबीसी ले जाएगा। रोग प्रतिरोधक कौन है, रोग से लड़ेगा कौन, तो डब्ल्यूसी लड़ेगा। खून जमने में मदद कौन करता है, तो प्लेटलेट्स। जब किसी व्यक्ति को खून कट जाता है किसी भाग शरीर का, उसमें ब्लड निकलने लगता है, जो थक्का जमता है उसका कारण है प्लेटलेट्स, तो यानी प्लेटलेट्स के कारण थक्का जमता है, ये भी पूछता है। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा पोषक तत्वों और हार्मोनों को परिवहन करता है, प्लाज्मा, ये भी पूछता है, याद रखना पड़ेगा कि प्लाज्मा जो है पोषक तत्व और हार्मोन को परिवहन करता है। प्लाज्मा क्या करता है, तो पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन करता है। प्लाज्मा जो है पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन करता है। आरबीसी में क्या होता है, तो आरबीसी में ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों का परिवहन होता है। जब ये पूरा एक देखिए आरबीसी के काम बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आरबीसी क्या करेगा कि ब्लड में ऑक्सीजन लेगा, वहाँ फेफड़ा से जब मिल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो ये शुद्ध होने के बाद कोशिकाएँ भी जाता है, यानी कोशिका ही मिलकर बड़ा ऊतक, कोशिका का समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये पहला नंबर तो ये जाएगा कोशिकाएँ, यानी कोशिका के भी छोटी छोटी नलिकाएँ पतली पाई जाती है, जिसको सूक्ष्म आँख से नहीं देखा जा सकता है, कोशिकाएँ। तो वो कोशिकाएँ तक ये जो है से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजन शामिल ब्लड को पहुंचाता है। कोशिकाएँ पूरा शरीर में कोशिका से ऊतक और पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं पोषक और ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन का आरबीसी देकर जाता है कोशिकाओं को। अब यहाँ पे देखिए परिसंचरण तंत्र, हृदय रक्त वाहिकाएँ, कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्व का पहचान क्या करता है, तो ऑक्सीजन और पोषक, देखिए परिसंचरण तंत्र में क्या हो गया, तो हृदय रक्त और रक्त वाहिकाएँ होते हैं, हट होते हैं, रक्त होते हैं, माने किस तरह से परिसंचरण होता है, तो इसमें क्या होता है, हृदय रक्त वाहिकाएँ, कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने वाला कार्य है। और कार्य जब है वह कोशिकाएँ तक, एक बात छोड़िए, आरबीसी जो था ये कोशिकाएँ यानी कि कोशिका के सबसे छोटी छोटी नलिकाएँ होती है, उसको तब पहुँचाया ऑक्सीजन और पोषक तत्व, और अशुद्धियाँ जो था सो ये लेकर ब्लड में फिर, और वो जैसे फेफड़ा के पास ले जाकर फिर शुद्ध करेगा। अब यहाँ पे चलते हैं हार्मोन और तापमान का नियंत्रण, अवशिष्ट पदार्थ घटाना, ठीक है। हार्मोन और तापमान का नियंत्रण प्रकार देखिए, मनुष्य बंद परिसंचरण, मनुष्य में क्या है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, और दोहरी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फेफड़ा और शरीर दो अलग अलग मार्ग हैं। फेफड़ा गैसों का आदान प्रदान करता है। हृदय 4 कक्षों, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रियल, वे आलिंद और निलय की बात हो रहा है, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। अब देखिए आरबीसी, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो ये प्लेटलेट्स रक्त थक्का जमने में, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पोषक तत्व, ये सब पोषक तत्व रहती है, और आरबीसी जो है से परिवहन करता है। अब आगे देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आरबीसी तो ऑक्सीजन पहुंचाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो रोग प्रतिरोधक, रोग से लड़ने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। अब आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हो गया, तो प्लेटलेट्स रक्त को जमाता है। परिसंचरण तंत्र, रक्त को पूरे शरीर में प्रवाह, मनुष्य में 2 परिसंचरण तंत्र होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे तरंग क्या है, तो तरंग वेग का सूत्र याद रखिएगा, v बराबर n लैम्डा होता है। एग्जाम में इससे पूछा था क्वेश्चंस। n आवृत्ति है, ये तरंग दैर्घ्य है, ये वेग है, n आवृत्ति। अब देखिए क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, तरंग का वेग सूत्र देखिए, तरंग वेग पर निर्भर नहीं करता है। तरंग जो है किस पर नहीं निर्भर करता है, तरंग कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करेगा, वेग से इसको मतलब नहीं है, तरंग वेग पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा,
तरंग वेग के किस पर तरंग जो है सो वेग किस पर निर्भर करता है? तरंग वेग पर किस बात पर निर्भर करता है? तो माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए एक बार और अच्छा से समझाते हैं इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि तरंग वेग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन ध्यान नहीं दें। तरंग का जो वेग है किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए कि श्रोता पर निर्भर नहीं करता है। श्रोता मतलब ऑब्जर्वर, जो बोल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम श्रोता हो गए, सुनने वाला ऑब्जर्वर हो गया वो, और हम श्रोता हो गए, सोर्स हो गए, और जो सुन रहा है ऑब्जर्वर हो गया। तो श्रोता पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। वेग जो है माध्यम पर, जैसे में माध्यम क्या है? माध्यम हम हवा में भी बोल रहे हैं, हवा माध्यम है। निर्वात में जाएंगे तो निर्वात में तो ध्वनि गमन ही नहीं करता, तो सुनाई नहीं देगा। तरंग दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग जितने भी हैं वो सभी गमन करते हैं। अब देखिए माध्यम बदल देंगे तो वेग बदल जाएगा। जिसमें पानी में बोलेंगे तो आवाज़ कम सुनाई देगा, तो वे माध्यम बदल दिए, हवा से जल में चल गए, तो जब माध्यम बदलेंगे तो वेग बदल जाएगा। तो माध्यम वेग बदलता है। आवृत्ति किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति श्रोता पर निर्भर करता है, माध्यम पर नहीं। आवृत्ति जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आप कहीं पे चले जाइए, आप माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये स्रोत। देखिए यह क्या है? आवृत्ति श्रोता पर निर्भर, जो बोल रहा है उस पर निर्भर करता है कि उसका आवृत्ति कितना है, यानी 1 सेकंड में कितना कंपन कर, कितना बार ये आवृत्ति हो रही है। तो ये हो गया आवृत्ति, ये संख्या। अब यहाँ पे देखिए स्रोत यानी सोर्स पर निर्भर करता है, ऑब्जर्वर पर निर्भर नहीं करता है, ना माध्यम पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन क्या है? स्रोत बदलेगा, आवृत्ति बदल जाएगा। स्रोत, अभी महिला बोल रही थी, पुरुष बोलेगा। अगर पुरुष बोल रहा है तो क्या होगा? तो इसमें जो है से बदल जाएगी आवृत्ति, ये कहने का मतलब था। आगे देखिए तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य किस बात पर निर्भर करता है? तो माध्यम पर तरंगदैर्घ्य निर्भर कर रहा था, माध्यम बदल रहा था तो वेग बदल जा रहा था। वेग पर, आवृत्ति पर, ये तीनों पर निर्भर रहेगा। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं। माध्यम बदलने पर क्या स्थिति रहती है? तो आवृत्ति स्थिर रहती है, ये नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती माध्यम बदलने पर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक, फिर द्रव, फिर गैस होगा, ये क्रम में है। वायु में ध्वनि का वेग, अब देखिए यहाँ पे ध्वनि का वेग, ध्वनि के क्रम में ठोस में सबसे अधिक, लगभग देखिए ये 4 याद रखिएगा, 343 मीटर पर सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। कभी कभी 332 मीटर पर सेकंड भी दिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए आवृत्ति बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव, तो आवृत्ति बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव, तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो आवृत्ति बढ़ जाएगा, एन आवृत्ति बढ़ जाएगा तो तरंगदैर्घ्य भी बराबर एन लेमडा। तो आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो आवृत्ति बढ़ जाएगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा। और वेग क्या रहेगा? वेग स्थिर रहेगा। ये दोनों बढ़ घट कर इक्वल कर देगा। अब यहाँ पर देखिए वेग स्थिर रहता है। ध्वनि तरंग का प्रकार, ध्वनि तरंग अंधारे तरंग कहलाता है। ध्वनि तरंग क्या है? अंधारे तरंग है। अब यहाँ पे देखिए आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर। तरंगदैर्घ्य का मात्रक पूछता है तो मीटर में व्यक्त करते हैं। वेग का मीटर पर सेकंड, ये तो पता ही होगा। अधिक आवृत्ति ध्वनि कैसी है? तीखी होती है। जिसका आवृत्ति अधिक होगा,
ध्वनि कैसी होगा, तीखी होगा, तीखी। कम आवृत्ति भारी आवाज़, यानी महिला की आवृत्ति अधिक होगी, पुरुष का आवृत्ति कम होगा, भारी आवाज़। माध्यम बदलने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होगा, बदलेगा, नहीं बदलेगा, एन वही रहेगा। आवृत्ति स्रोत की पहचान, वेग का पहचान, याद रखिएगा ये। आवृत्ति क्या करेगा, तो स्रोत का पहचान करेगा, वेग करेगा, ध्वनि का पहचान करेगा। कोयला, कोयला में क्या होता है, कोयला ठोस ईंधन है, ये पूछता है। कोयला क्या है, ठोस ईंधन है। पेट्रोलियम तरल जीवाश्म ईंधन है, क्या है, तरल जीवाश्म ईंधन है ये। और गैस क्या है, तो गैसीय जीवाश्म ईंधन है, गैस गैसीय जीवाश्म ईंधन है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी गैस से जुड़े डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि LPG में कौन सा गैस रहते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG में कौन सा गैस रहते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। CNG में क्या होता है, LPG में देख लिए प्रोपेन और ब्यूटेन, और CNG में क्या होता है, मीथेन। CNG में क्या होता है, मीथेन। LPG का उपयोग किया जाता है खाना पकाने में, CNG का उपयोग वाहन ईंधन में किया जाता है। कोयला से प्राप्त होता है ये कोक, लगभग शुद्ध कार्बन होता है। कोल तार क्या होता है, तो सड़क और रंग दवाई। कोयला गैस ईंधन, पेट्रोलियम कोयला से नहीं मिलता है, पेट्रोलियम कोयला से नहीं मिलता है। एग्जाम में पूछता है कि पेट्रोलियम किससे मिलता है, तो कोयला से ऑप्शन रहेगा, कोयला से वो नहीं मिलता है। देखिए कैसे मिलता है यहाँ पे। कच्चा तेल का शोधन किया जाता है, तो जब कच्चा तेल था, जब कच्चा तेल रहेगा तो उसको जब शोधन किया जाएगा, तो शोधन पेट्रोलियम में रिफाइनरी के रूप में प्रक्रिया होती है, तो आंशिक आसवन, आंशिक रूप से आसवन। इस प्रक्रिया में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये अलग अलग प्राप्त होते हैं, एक ही में नहीं, अलग अलग रूप में प्राप्त होते हैं कच्चा तेल से। कोयला सही नहीं होगा। अब आगे देखिए, विज्ञान का अध्ययन, या आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं पेट्रोल किससे प्राप्त होता है, क्वेश्चन पेट्रोलियम। अब आगे चलते हैं, इसमें वही चीज़ है, एक लाइन में कोयला याद रखना है कि कोक, कोल तार, कोयला गैस से, पेट्रोलियम पेट्रोल और डीजल और केरोसिन तेल LPG से। पेट्रोलियम के शोध से क्या प्राप्त प्रक्रिया है, जो आंशिक आसवन होता है, उसके बाद पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन और LPG और ब्यूटेन अलग अलग प्राप्त होते हैं। दहन, दहन किस पदार्थ का जलना, किसी पदार्थ का जलना ही दहन कहलाता है। कोई पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ईंधन जो जलकर ऊर्जा देता है, जलकर ऊर्जा देगा ईंधन कहलाता है। पूर्ण दहन में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल वो अधिक ऊष्मा देगा, पूर्ण दहन होगा। तो अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, पूर्ण दहन होगा। तो नीला ज्वाला, तो नीला ज्वाला ये पूछता है एग्जाम में, नीला ज्वाला है तो इसको पूर्ण कहेंगे, पूर्ण, तो इसको बोला नीला ज्वाला, यानी पूर्ण दहन हो रहा है, पूर्ण दहन हो रहा है, पूर्ण दहन हुआ। अब पीला ज्वाला देगा, इसको बोलेंगे अपूर्ण दहन, पीला ज्वाला है, अपूर्ण दहन होता है, यानी पूरी तरह से जल नहीं पा रहा। अब यहाँ पे देखिए, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। नाभिक की खोज किसने किया था, नाभिक की खोज, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, हम यहाँ पे नाभिक के नहीं दिया है, लेकिन नाभिक के रदरफोर्ड मानेंगे। यहाँ पे देखो कोशिका खोज कौन करता है, रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे नाभिक कोशिका का नियंत्रण करता है। नाभिक क्या करता है, तो कोशिका को नियंत्रण। माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या करते हैं, तो ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा गृह। राइबोसोम को प्रोटीन का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 बार ग्रुप D में अभी वर्तमान में। राइबोसोम क्या चीज़ का संश्लेषण करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आकाशीय बिजली, विद्युत विसर्जन। आकाशीय बिजली क्या करता है, विद्युत विसर्जन। भूकंपीय मापन में किसका प्रयोग होता है, तो सिस्मोग्राफी। भूकंप को मापन में किसका प्रयोग करते जाता है, सिस्मोग्राफी।
अब भूकंप की तीव्रता यानी कि कितना तीव्र से है उसको मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। न्यू वीडियो है, अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखें कि कैसा वीडियो रहेगा। और हो सकता है नया नया वीडियो है तो कुछ कमियां, कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ कमियां त्रुटि बोलने में या हड़बड़ में हो सकती है, तो आप लोग माफ़ करिएगा। लेकिन अगर अच्छा कंटेंट लगता है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आगे के लिए आप जो टॉपिक बताइएगा उस टॉपिक को इस पर वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा।